आज दिनांक 9 अगस्त 2026 को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के अखिल भारतीय प्रचार विभाग एवं अभिलेखागार विभाग की 2 दिवसीय बैठक का समापन संपन्न हुआ। आइए देखते हैं कार्यक्रम विस्तार से। सभी को सादर नमस्कार। विद्या भारती अभिलेखागार एवं प्रचार विभाग की इस 2 दिवसीय बैठक का यह समापन सत्र है। मैं इस सत्र के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं मान्यवर गोविंद जी महंत, मान्यवर देशराज जी शर्मा, मान्यवर सुधाकर रेड्डी जी और मान्यवर ललित बिहारी गोस्वामी जी। सभी अतिथियों से अनुरोध है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। कल प्रातः से हमारी ये बैठक 8 विभिन्न सत्रों में संपन्न होने जा रही है। समापन सत्र में जो अतिथि हमारे मध्य उपस्थित हैं उनसे सामान्यतया परिचय हुआ है, फिर भी कार्यक्रम की गरिमा रहती है। मंच पर सबसे बाईं ओर विराजित हैं मान्यवर गोविंद जी महंत, संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और अपने विद्या भारती संगठन मंत्री हैं। आपका दिल्ली है। आपके दाहिने ओर विराजित है मान्यवर श्री देशराज जी शर्मा, विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री हैं, मूलतः पंजाब के निवासी हैं और अभी दिल्ली आपका केंद्र है। आपके दाहिने ओर विराजित है मान्यवर डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी जी, विद्या भारती की अखिल भारतीय केंद्रीय समिति के सम्मानीय सदस्य हैं और हमारे अभिलेखागार विभाग के केंद्रीय टोली के भी सदस्य हैं। आपका केंद्र वृंदावन है। सबसे दाईं ओर विराजित है मान्यवर सुधाकर रेड्डी जी, संघ के प्रचारक हैं, दक्षिण मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं और हमारे प्रचार विभाग के अखिल भारतीय प्रभारी हैं। मैं सभी मंचासीन अतिथियों का हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और 2 दिन की इस बैठक में व्रत प्रतिवेदन से हम ये सत्र प्रारंभ करते हैं। पहले प्रचार विभाग का प्रतिवेदन हमारे सोशल मीडिया का अखिल भारतीय संयोजक आलोक तिवारी जी कृपया मंच पर आकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। नमस्ते। प्रचार विभाग की अखिल भारतीय बैठक में प्रचार विभाग की विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के मार्गदर्शन में प्रचार विभाग एवं अभिलेखागार की संयुक्त बैठक 12 दिवस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा सेक्टर 12 उत्तर प्रदेश में 8 और 9 अगस्त 2026 को आयोजित हुई। प्रचार विभाग के अंतर्गत संपूर्ण देश से और पूरे प्रांत से, क्षेत्र से सोशल मीडिया और मीडिया के कार्यों को विशेष ध्यान में रखते हुए यह बैठक कुल 8 सत्रों में संपन्न हुई। विद्या भारती की संस्कारी शिक्षा, शैक्षिक विषय, स्वबोध का जागरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार के साथ साथ विभिन्न विमर्श के विषय जो युवाओं को प्रभावित करते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। विद्यालय स्तर से लेकर क्षेत्र स्तर पर हो रहे विभिन्न सोशल मीडिया के प्रयोगों, अपनी विभिन्न माध्यमों की उपस्थिति, कंटेंट निर्माण आदि के साथ साथ आने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट दृष्टि के साथ रूपरेखा भी तय की। उद्घाटन सत्र में विद्या भारती के संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद जी ने विद्या भारती की यात्रा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और सनातन गौरव के महत्व को रेखांकित करते हुए हमारे प्रचार विभाग के कार्य को व्यापक दृष्टिकोण दिया। इस अखिल भारतीय बैठक में प्रफुल्ल केतकर जी जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, रोहित कौशल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय टोली सदस्य और डॉक्टर रितु दुबे जी जो स्थानीय एक कॉलेज के प्राचार्य हैं और मीडिया के अच्छे जानकार हैं। इन लोगों ने विभिन्न आयामों, उसके उपयोग, उसके नैरेटिव और विमर्श में कैसे किन माध्यमों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं उस पर मार्गदर्शन दिया। उसके बाद संगठनात्मक विषय पर
और श्री सुधाकर रेड्डी जी, श्री सौरभ मालवीय जी, डॉक्टर राम कुमार भावसार एवं मैं मिलकर एक कैसे संगठनात्मक रूप से इसको आगे कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन हुआ। 2 दिवसीय बैठक में 11 क्षेत्रों के 33 प्रांत से 58 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही और कुल अपेक्षित कार्यकर्ता 64 थे। हमारी उपस्थिति सोशल मीडिया के विभिन्न आयामों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन के साथ साथ कम्युनिटी रेडियो आदि के माध्यम से भी हमारी पहुंच समाज में बढ़ रही है। आगामी सत्रों में वंदे मातरम के 150 वर्ष और अमृत महोत्सव के प्रचार प्रसार को एक कार्य योजना बनाकर अच्छे से इसको कार्यान्वित करने की योजना बनाई। अभिलेखागार विभाग के वृत्त प्रतिवेदन के लिए आदरणीय डॉक्टर ललित बिहारी गोस्वामी। प्रचार विभाग ने तो कंप्यूटर से देखकर पढ़ा, मीडिया के लोग हैं, मेरे पास तो अभिलेख है। पहले सत्र के बारे में, उद्घाटन सत्र के बारे में उन्होंने बताया ही। उसमें अपने मान्यवर संगठन मंत्री जी का उद्बोधन था और मान्यवर अपने प्रास्ताविक ही रखा, वो हमारे सुधाकर रेड्डी जी ने। बाकी सत्र अलग अलग हुए। दूसरे और तीसरे सत्र में जो आधार पत्र था उस पर व्यापक व्यावहारिक चिंतन और काम हुआ। मान्यवर गोविंद जी हमारे संगठन मंत्री वहाँ थे। अभिलेखागार अतीत का संरक्षण, वर्तमान का दस्तावेज और भविष्य का मार्गदर्शन है। उमेश वर्मा जी ने कहा कि विकास यात्रा की गति तेज हुई है और तेज हो, हमारा कार्य बताने की अपेक्षा दिखाई दे। चतुर्थ सत्र में अपने मान्यवर महामंत्री जी देशराज शर्मा जी ने कहा, अभिलेखागार कार्यों पर व्यापक प्रकाश डाला। उन्होंने 25 सितंबर को प्रस्तावित वंदे मातरम गायन पर भी निर्देशन किया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था चिंतन अभिलेखीकरण के बिना व्यर्थ है। पंचम सत्र में मान्यवर गोविंद जी ने फिर कालखंड के अनुसार विकास यात्रा संपादित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संघ के अभिलेखागार प्रमुख से भी सहयोग लेना चाहिए। 9 तारीख आज सुबह उमेश जी ने, डॉक्टर उमेश वर्मा जी ने मूल अभिलेखागार की संकल्पना पर एक लंबा वक्तव्य प्रस्तुत किया जिसमें अनेक प्रकार की जानकारियां थी। उसके बाद के सत्रों में फिर मान्यवर संगठन मंत्री जी गोविंद जी ने अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का व्यापक उल्लेख किया। विमर्श स्थापना में विद्या भारती की भूमिका पर विस्तृत परिचर्चा हुई जिसमें अनेक प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मान्यवर गोविंद जी ने मार्गदर्शन करते हुए कहा, अभिलेखागार अतीत गाथा वर्तमान को साथ लेकर भविष्य के मार्गदर्शन प्रेरणा के लिए लिपिबद्ध हो। हमारे कार्यों का उल्लेख होता रहे, जैसे सीमावर्ती सेवा, जनजाति सेवा, ऐसे विशेष कार्य हैं उनका उल्लेख हमें करना चाहिए। शैक्षिक आध्यात्मिक संगठनों के विद्यालय भी मूल्य आधारित शिक्षा स्थापित करेंगे तो हम ऐसा प्रयास करें। मान्यवर गोविंद जी ने आह्वान किया, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। बैठक में ब्रज प्रांत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत की विकास यात्राओं का लोकार्पण भी हुआ। कुल अपेक्षित थे 54, उपस्थित 46। कल प्रातः से हमारे अखिल भारतीय महामंत्री मान्यवर देशराज जी वैसा हम सबके बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस समापन सत्र में हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। जिन विषयों पर विद्या भारती की केंद्र की अपेक्षा है उन विषयों का संवाद भी करें। मान्यवर देशराज जी शर्मा। विद्या भारती के अभिलेखा और प्रचार विभाग की इस अखिल भारतीय कार्यशाला पर मंच पर विराजमान अपने संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद महंत जी, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता अनेकों दायित्वों का निर्वहन करने वाले ऐसे डॉक्टर ललित बिहारी जी गोस्वामी, इस प्रचार विभाग को एक सही दिशा में गतिशील बनाने के लिए इसका प्रभार लिए ऐसे अपने सुधाकर रेड्डी जी, और संयोजक के नाते
श्री राम कुमार शाह जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, वर्ष में एक बार हम जब अपने कार्य के विचार के लिए एकत्रित बैठते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं और क्रियान्वयन के लिए एक संकल्प लेकर अपने अपने स्थानों पर वापस लौटते हैं। यह क्रम हमने वर्ष में एक बार बैठने का बनाया है, लेकिन अपने स्थान पर, अपने प्रांत में जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका एक अलग तरह का अनुभव आता है। अपने अपने अनुभवों को शेयर करने का यहाँ पर आपसी खाना खाते समय, उठते बैठते समय जब चर्चा परिचर्चा करते हैं तो अनेकों विषय निकलते हैं। तो अभी जो यहाँ पर विषय तय किए थे, अपने क्या सुझाव हैं ऐसे कि अपने इस कार्य को आगे ले जाने के लिए ऐसी कार्यशालाएं 2 दिन की पर्याप्त है, समय ज़्यादा चाहिए, वर्ष में 2 चाहिए, किस स्तर तक चाहिए, क्या विषय चाहिए? अगर ऐसा कोई सुझाव आपके पास है तो अपने सुझाव अगर रखेंगे तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। कोई भी खड़ा होकर इसको अच्छा बनाने के लिए और परिणामकारी बनाने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए। अभिलेखागार वाले भी बोल सकते हैं और प्रचार विभाग वाले भी बोल सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय चौधरी, क्षेत्र संयोजक उत्तर क्षेत्र, मूलतः क्षेत्र से रहने वाला हूँ और सरकारी सेवा में कार्यरत हूँ। ऐसा प्रचार के, क्योंकि मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, तब से ज़्यादातर हम लोगों की जो कार्यशालाएँ रहती है तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह और ट्विटर्स वगैरह, उसको कैसे हम आगे चलाना है उसके बारे में ज़्यादा रहता है। लेकिन जो आजकल का जो कालखंड चल रहा है वो चल रहा है विमर्श के ऊपर। तो मेरा मानना है कि आगे जितनी भी कार्यशालाएँ लगे उनके ऊपर जो मेन स्ट्रेस रहना चाहिए वो विमर्श और उसके ऊपर रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर शैलेश वर्धन, प्रांत प्रचार प्रमुख दिल्ली, जैसे सत्रों में आया कि इस विमर्श की लड़ाई के लिए हमें ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, तो हमारे को कंटेंट निर्माण भी केंद्र स्तर पे भी करना होगा, प्रांत स्तर पे भी करना होगा, क्योंकि जो विद्यालय स्तर पे कंटेंट बनते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो केवल विद्यालय के हिसाब से बनाते हैं। तो इसकी कोई एक योजना रचना जरूर होनी चाहिए, जिससे ये इसका डिसैमिनेट फिर बाद में हम करेंगे, उसका भी एक चैनल होना चाहिए कि ऊपर से आया और नीचे के तंत्र तक पहुँचा। नमस्कार, बुद्धेश्वर गोस्वामी, उत्तर असम प्रांत। हमारा एक सुझाव था, एक केंद्रीय नॉलेज बैंक होना चाहिए कंटेंट का, और ये सब जो भी है इसका फैक्ट वेरीफाइड होना चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स, फोटोग्राफ, वीडियो, ये सब कुछ उसमें रहना चाहिए, जिसमें से हम लेके वो कंटेंट सर्वस्तर पे प्रसारित कर सकते हैं। धन्यवाद। 2 दिन की कार्यशाला बहुत ही अच्छी रही, लेकिन मेरा थोड़ा यही सुझाव है कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहे, कि जहाँ से कुछ सीख के जाए जो टीचर है, क्योंकि बोलने से ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। मैं यही बात है। अजय शिवहरे, मध्य क्षेत्र संयोजक, अभिलेखागार। भाई साहब, जैसे राजधानी में और ये बैठक आयोजित हुई थी, तो अभिलेखागार का जो यहाँ कोई बड़ा सेंटर निश्चित रूप से शासकीय होगा, यदि वहाँ पर ले जा कर के और हमको प्रैक्टिकल थोड़ा सा उसके विषय में दिखाया जाता तो और ज़्यादा हमको उसका निश्चित रूप से लाभ होगा। आत्मानंद दुबे, काशी प्रांत ग्रामीण से, अभिलेखागार विभाग। भाई साहब, ये विशेष निवेदन था, पिछले 2 वर्षों से मैं अभिलेखागार विभाग में आता हूँ। ये जो हम लोग अभिलेख का अभी सारा संग्रहण कर रहे हैं और उस पर बुकलेट हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसका डिजिटलाइजेशन भी यदि भाई साहब हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो एक वेबसाइट होती है जिसपे सभी विद्यालयों का या प्रांत का सारा डेटा अपडेट भी होता रहता, साथ साथ कभी कोई देखना चाहता तो देख सकता था। क्योंकि अभी हम लोग जो बना भी रहे हैं ये ऑफलाइन इसको स्टोर करने वाले हैं, यदि कहीं से कोई सेकंड पर्सन देखना चाहता है तो ऑफलाइन ही उसको प्राप्त करेगा तभी देख सकेगा, या किसी को कोई शेयर करेगा तभी देख सकता है।
यदि इसका भी एक वेबसाइट या किसी के माध्यम से डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन भी चलता रहता, कभी भी कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में बैठ करके किसी भी विद्यालय का डेटा पूरा अध्ययन कर सकते। यही निवेदन है। धन्यवाद। राघवेंद्र, कानपुर प्रांत, अभिलेखागार। भाई साहब, सन 2018 से अभिलेखागार का कार्य चल रहा है। क्या कहीं पर किसी प्रांत में कोई अभिलेखागार का कोई बेहतर प्रारूप क्या बन करके आ पाया? अगर आया है तो उसको अगर हम लोगों को दिखाया जाए तो सरलता के साथ और काम करने का। ठीक, हम सब अपने मन में कुछ न कुछ तो अपने कार्य का चिंतन करते हैं। मुझे लगता है ये चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए और उस चिंतन के आधार पर अपने अपने स्थान पर प्रयोग करने चाहिए। प्रयोगों के आधार पर फिर उसमें कितना और जोड़ना है, कहाँ तक जाना है, उसकी एक दिशा बनती है। फिर जब यहाँ बैठते हैं इकट्ठे तो वो अपने अपने अनुभवों का कथन होता है और कथन होकर फिर और अच्छा कैसे बन सकता है, ऐसे नए विषय उभर कर आते हैं। 2-3 बातों से हम सब सहमत हैं कि विद्या भारती की जो शैक्षिक यात्रा है ये एक आंदोलन भी है। यात्रा चली थी और चलते चलते आंदोलन का रूप इसलिए कि जैसे जैसे अपना कार्य बढ़ता जाता है ऐसे परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं, संदर्भ बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। तो उसके साथ अगर उसका जुड़ाव नहीं रहता तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। हम सब मिलकर इस आंदोलन के भागीदार जब बनते हैं तो 2 बातें थोड़ी स्पष्ट हैं कि विद्या भारती का अपना एक शैक्षिक दर्शन है। यह जो अपना शैक्षिक दर्शन है अभिलेख के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से इस दर्शन का विमर्श कैसे बने, स्थायित्व कैसे आए और उस विमर्श के आधार पर उस शैक्षिक दर्शन को हम निचले स्तर तक ले जाने में सफलता कैसे प्राप्त करें, कब तक करें, दोनों बातों को साथ जोड़ने के लिए जो प्रयोगशालाएं विद्यालय के माध्यम से हमारी चल रही हैं, इस टीम का काम उसको स्थापित करना है। दूसरा, जब हम शैक्षिक दर्शन की बात करते हैं तो फिर समाज के कहाँ तक पहुँच है। कल जब मैं प्रचार विभाग से बैठा था तो मैंने 2-3 प्रश्न किए थे, आप लोगों ने उत्तर दिए कि हम कुछ भी अपलोड करते हैं तो उसका एनालिसिस कब करते हैं, उसकी रीच कितनी बनी, कितने लोगों तक पहुंचा, किस उम्र के लोगों ने उसको ज़्यादा देखा, किस आयु स्तर के लोगों तक वो रहा, फिर कितना मिनट का वो था कंटेंट, लेकिन लोगों ने केवल स्क्रॉल किया है और व्यू आ गए, या उस पर 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 50 सेकंड टिके भी हैं। क्या ऐसा जब तक हमारे पास सारे डाटे की कलेक्शन है तो अपने कार्य का सही स्वरूप सामने नहीं आता। दूसरा, समाज के अंदर विद्या भारती विद्यालयों का ये जो एक आंदोलन है, इस स्वभाव से अभिलेख के डेटा के आधार पर और प्रचार के माध्यम से जन जन तक किस स्तर के व्यक्तियों तक ज़्यादा पहुंच रहा है। सामान्य वर्ग तक जा रहा है, उच्च वर्ग तक जा रहा है, मध्यम वर्ग तक जा रहा है, ये बिल्कुल नीचे है। हमारा ग्राफ कहाँ है? और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अन्य अन्य संस्थाएं हैं, वहाँ तक क्या इसका अनुकरण हो रहा है? कुल मिलाकर निर्भर करता है हमारा अभिलेख कितना
ऑथेंटिक है और प्रचार कितना प्रभावी है। इन दोनों बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है इसके विश्वास को प्राप्त करने के लिए सहभागिता कितनी बढ़ाई जा सकती है, हमारे हैंड्स कितने बड़े हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों के साथ हो। तो विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक इस स्ट्रक्चर को, इसको मजबूत प्रभावी बनाने के लिए अन्य समाज को कैसे जोड़ें। और इस कार्यशाला के अंदर क्या समाज के तज्ञ व्यक्ति भी हमारे साथ आ सकते हैं वर्ष में एक बार, जिनका इस फील्ड में बड़ा अनुभव होगा, काम ही यही करते हैं। हमारा तो ये सप्लीमेंट्री काम है ना, एडिशन है। बेसिक काम तो हम सभी, कल जो डाटा आ रहा था, बेसिक काम तो हम कहीं और जुड़े हैं, उसके साथ ये सहायक है। लेकिन इसी काम को देखने के लिए फिर हमारे कार्यालय कितने सक्षम है, प्रत्येक कार्यालय में कोई व्यक्ति इस काम को देखने वाला है। कुल मिलाकर इस संरचना पर भी विचार करने की एक वर्ष के अंदर आपको आवश्यकता पड़ेगी। अगले वर्ष जब आए तो इस तरह से कोई ना कोई तज्ञ व्यक्ति प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर हमारा एक एक व्यक्ति हो, और क्षेत्र स्तर पर 11 लोगों को हम लेकर आते हैं उनके माध्यम से, तो फिर हमारा काम आगे बढ़ने लगता है, समाज के आगे चलना शुरू होगा। एक तो ऐसा दिखाई दिया आपके इशारे से। दूसरा, प्रचार जो है, ये जो घटनाक्रम बदल रहे हैं एकदम से शिक्षा के अंदर, लोगों के विचार करने के अंदर, हमारे पास भी युवा विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या है, युवा आचार्य दीदियों की एक बहुत बड़ी संख्या है, युवा अभिभावकों की बहुत बड़ी संख्या है। क्या इनको टारगेट करके हम ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, ऐसे विषय उभार सकते हैं अपने सारे देश में? एक जैसा कुछ कॉमन बातें तो हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ें अपने स्थानीय स्वभाव को जानकर उनको देने की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए इसको तथ्यात्मक बनाने के लिए, इसको संयमित बनाने के लिए, इसको सकारात्मक बनाने के लिए, इसको परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए अपना कार्य कैसे आगे बढ़े, यह अपनी टोली में विचार करके इस तरह का तंत्र खड़े करने की आवश्यकता अपने को दिखाई देती है, और हम इस वार्षिक योजना में इस तरह से आगे बढ़े। अब नई पीढ़ी से संवाद है, मुझे लगता है कि किस प्लेटफॉर्म पर हम संवाद कर सकते हैं उनसे, क्या तंत्र हमारे पास है, विद्यालय स्तर पर कौन सा तंत्र है, जिला स्तर पर है, प्रांत स्तर पर है। उस तंत्र को प्रभावी बनाने के लिए उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगी कि इसमें पर ये युवा यह शब्द कह रहा है, तो वो दिशा बदलने में अपने ही एज ग्रुप के अंदर वो विषय जाता है। इसलिए जो जेन जी और अल्फा है, इसके लिए उसी आयु स्तर के कितने व्यक्ति हम तैयार कर सकते हैं अपने साथ जोड़कर। ये शिक्षा का विमर्श निर्माण भी करेंगे, संस्कारों की बात भी आएगी, और ये जो झूठ परोसने का काम देश भर में चलता है उसको भी काउंटर देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इस पीढ़ी से संवाद के लिए अभिभावकों में से, शिक्षकों में से, विद्यार्थियों में से क्या हम एक तंत्र खड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा विचार भी अपने इस टीम को कर कर चलेंगे तो अगली योजना में इस वर्ष की योजना का भाग बनाएंगे, तो अगले वर्ष तक उसकी एक रचना हो सकेगी। इसी तरह से अब वो मूल्यनिष्ठ शिक्षा है, संस्कारक्षम शिक्षा है, भारतीयता के आधार पर शिक्षा है, और ऐसी शिक्षा के तंत्र से हमारे साथ बहुत बड़े दान दाता जुड़े हैं। वो हमें भवन बनाने के लिए, वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत एक बड़ी टीम है पूरे देश के अंदर। ये जो दान दाता है, ये जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, ये जो शुभचिंतक हैं, अपने प्रचार के माध्यम से अपने उस विषय के हमारे कितने नज़दीक आई, ये भी इसी टोली का कार्य है। अपने को ही उसका
हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत है। हमने ये काम किया तो इन लोगों तक गए और वो हमारे पास आए, या हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता उनके पास पहुंचा, उनसे जुड़ाव हुआ। जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ेगा और शिक्षा का समाजीकरण बढ़ता जाएगा तो ये विमर्श भी बदलते हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारी एक लंबी यात्रा जो रही है, तो इस डिजिटल युग के अंदर अभिलेख के हिसाब से भी कुछ बातों को बहुत आवश्यक है। अभिलेख केवल वहाँ का रेजुलेशन या वहाँ का काम हमारी कलम से आया है, वो पूरा अभिलेख नहीं बनता। उसका साक्षी कौन है? उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए अभिलेख को प्रमाणित करना पड़ता है। तो प्रमाणित करने की प्रक्रिया भी अभिलेख में चाहिए। फिर उसमें क्या प्रेस की न्यूज़ हमारी साक्षी बनती है? कोई शिक्षाविद आया होगा, कोई ऐसा कार्य वहाँ पर आया होगा, जब ये काम, वो हमारा साक्षी का माध्यम बनता है। कुल मिलाकर अभिलेख के अंदर भी इन सारी बातों को जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी यह वर्ष जो हमारा आया, ये तो विद्या भारती का अमृत महोत्सव का वर्ष आ गया। इस वर्ष के अंदर विकास यात्रा की बात चली थी। हमने विद्यालय स्तर की बनाई, कुछ वर्षों की बनाई, अभी इकट्ठी बना रहे होंगे, फिर क्षेत्र की बनी, प्रांत की बनी, अखिल भारतीय बन चुकी है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट पिछला बन गया। अगले 10 वर्षों के लिए अगले 10 वर्ष लेने होंगे, तो उसकी तैयारी अभी से करनी है। तो वो रिकॉर्ड कैसे रखना, क्या संभालना, किसने संभालना, इसके लिए प्रांत कार्यालय में अगर कार्यकर्ता तय नहीं होगा, विद्यालय स्तर पर इस कार्य को देखने वाला एक आचार्य दीदी या कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो फिर बीच में इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ी एनर्जी जाती है और सही सामग्री मिल भी नहीं पाती। अब जब विद्या भारती अपने 75 वर्ष मनाएगी, कल मैंने थोड़ा सा वंदे मातरम का जिक्र किया। माना हमने वंदे मातरम 25 सितंबर को एक लय में, एक स्वर में, एक रूपता में, एक ही कार्य रचना में खड़े होने का तरीका ऐसा करना है, तो क्या ये अभिलेख नहीं बनेगा? दुनिया के इतिहास के अंदर माना हमने 25-40 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे लोग अभिभावकों में से, पूर्व छात्रों, पूर्व आचार्य, वर्तमान आचार्य, भैया बहन, प्रबंध समितियां, उनको वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर हमने याद करा दिया, स्मरण करा दिया, कंठस्थ करा दिया। संगीत विभाग ने एक ऑडियो भेजी है 3 मिनट 13 सेकंड की, उसके आधार पर आपने तैयारी कराई और अभी से उसकी तैयारी के प्रारूप प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अभिलेख उसका तैयार होता है तो हमारा एक दस्तावेज तैयार होना शुरू होगा, और 25 सितंबर जब होगा तो उसकी रचना करना पड़ेगी। एक कार्यक्रम का संयोजक बनाना होगा, उसमें कोई अध्यक्षता बुलाएंगे, किसी को मुख्य अतिथि बुलाएंगे, कोई शिक्षाविद बुलाएंगे, कोई प्रशासनिक अधिकारी बुलाएंगे, और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका चार्ट बनेगा, और वो अभिलेख में हमने सुरक्षित रख दिया। तो आने वाला जब विद्या भारती अपने 100 वर्ष मनाएगी और एक संयोग होगा कि उधर वंदे मातरम का 150वां पर्व था, उधर विद्या भारती के 75 वर्ष थे, तो 100 वर्ष बाद की जो जनरेशन होगी उसको भी राष्ट्रबोध की मातृभूमि वंदना के लिए कितना बड़ा कार्य हुआ, तो इसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड बना। हम कहेंगे इतने लोग बैठे, कोई व्यक्ति बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आने वाली पीढ़ी तो मानती नहीं है, कहाँ मानती है, सच बोला करो, इतने हो ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि 15,000 स्थानों पर कार्यक्रम हुए, अरे 15,000 में एक व्यक्ति कैसे करा सकते हैं, नहीं होगा। तो उसके प्रूफ कहाँ है, उसकी पुस्तिका छपेगी, सदा के लिए उसका रिकॉर्ड बनेगा। प्रचार विभाग 75 विद्यालयों का चयन कर सकता है, 75 विद्यालयों की सक्सेस स्टोरी की एक तैयार कर दे, उसको अभी से शुरू कर दे, वातावरण बनेगा। एक वर्ष के अंदर बहुत सारे विद्यालय अपने अच्छे अच्छे कामों को उसको देखकर, उसको सुनकर अपने भी तैयारी करना शुरू करेंगे, गुणवत्ता बढ़ेगी। तो केवल प्रचार अलग ढंग से नहीं, अभिलेख
ये शिक्षा की गुणवत्ता को और समाज में प्रतिष्ठित करने का मंच भी है। तो इस दृष्टि से ऐसे कितने काम आप विचार करेंगे, आप सोच सकते हैं। ऐसे अनेकों कामों को हाथ में लेने की जरूरत है। आप 75 संस्कार केंद्रों की एक स्टोरी बना दो जाकर, उनके परिवारों में क्या परिवर्तन आया, उनकी वर्तमान स्थिति क्या थी, ये 10 वर्ष से संस्कार केंद्र चल रहा है, आज ये कैसी स्थिति में आ गए, केवल 75 की पूरे देश के अंदर। ऐसे आप अमृत महोत्सव पर बहुत सारे कार्यक्रमों पर भी विचार हम कर सकते हैं और आप कर भी रहे होंगे। इस दृष्टि से अपने को आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। यानी आने वाली पीढ़ियों को वर्तमान पीढ़ी के साथ, शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, फॉर्मेशन करनी है ना इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को। शिक्षा का मूल कार्य भी यही है। तो वर्तमान पीढ़ी को आधार बनाकर पिछले अनुभवों को बटोरते हुए अगली के लिए क्या सौंपना, ये अभिलेख का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और प्रचार के माध्यम से जन जन तक एक प्रेरणा विकसित करने के लिए एक कार्य बन सकता है। इस ढंग से अभिलेख और प्रचार इसीलिए यहाँ पर इकट्ठी बैठक होती है। दोनों अलग अलग काम है ही नहीं, एक का काम दूसरे का पूरक है। अभिलेख कुछ डाटा इकट्ठा करेगा, प्रचार के पास जाएगा, प्रचार के माध्यम से और फीडबैक आएगी और अनुभव आएगा, अभिलेख उसको अभिलेखित करेगा। इसलिए अभिलेख और प्रचार एक ही भाग बन जाता है। इसलिए कार्यशाला दोनों का एकत्रित रखने का ऐसा अपना सामंजस्य भी बैठना चाहिए। आपस के अंदर दोनों विभागों का एक दूसरे से मेल हो, क्योंकि अभिलेख सत्य को प्रकट करता है, अभिलेख स्पष्टता देता है, अभिलेख समय के अनुसार समयबद्ध रचना में होता है, तो प्रचार मर्यादा के अनुकूल, तो तथ्यपरक और प्रेरणादायी वातावरण बनाता है। इसलिए दोनों एक हैं। इन दोनों चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो अपनी शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए आपस में प्रांत अनुसार कैसे बैठकर काम करना, कब बैठना, कितने समय तक बैठना और एक दिशा में आगे बढ़ते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाना, ऐसा अगर हम विचार करते हैं तो उसके परिणाम आएंगे। अभी वंदे मातरम को मैं जिक्र कर रहा था। अभी से अगर हम तैयारी करते हैं, अभी अगस्त महीने में पूरे देश के अंदर ये कहा गया था, अप्रैल महीने में कक्षा कक्ष के अंदर वंदे मातरम का गायन अगस्त में करना है। आपने अपने प्रांत में देखिए, उसको अभिलेख में लीजिए, कितनी सेक्शन के अंदर, इसका मतलब है कितने कमरों के अंदर। अगर इस विद्यालय के अंदर 40 सेक्शन है, 40 है, तो ये 40 स्थान बन रहे हैं। तो आप इसको अभिलेखित कर सकते हैं। देश भर में इतने स्थान, इतने कक्षों के अंदर इतने बच्चों ने गायन किया, तो छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रचार उसका स्वर है, उसके कुछ अभिभावकों की टीम है, कुछ पुराने आचार्य हैं, उनके बीच में बोला जा रहा है, तो एक वातावरण बनेगा। 25 सितंबर की तैयारी हो रही है और उस दिन एक एक कार्यक्रम की रचना करने के लिए उसके फॉर्मेट बनाकर, वो सारे केंद्र में तो नहीं आएंगे, लेकिन केंद्र तक पहुंचाने की रचना। कल मैंने एक प्रश्न किया था, कितने घंटे में आना चाहिए, पता नहीं किस विभाग में किया था, प्रचार में किया था या अभिलेख में किया था। प्रचार में कितने घंटे में आएगा। अभी ये कार्यक्रम हुआ, ये केंद्र तक कितने समय तक पहुंच जाना चाहिए। वंदे मातरम की प्रतियोगिता हुई, वो केंद्र स्थान पर कितने समय पर पहुंचना चाहिए। विद्यालय ने किया, वो अपने जिला को देगा, जिला ने अपने प्रांत को दिया, प्रांत ने क्षेत्र में दिया, क्षेत्र ने कंसोलिडेट करके, इससे 72 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ये स्मार्टनेस है, इतनी तीव्रता। और फिर हम ये जो प्रचार विभाग वाले, हो सकता किसी के पास अच्छे मोबाइल हो, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये मोबाइल की फ़ोटो
सभी मोबाइल की फ़ोटो लंबा समय तक नहीं टिकती। ध्यान में बात की नहीं। इसको अगर प्रिंट में लेना होगा तो इसके जो क्वालिटी है वो सपोर्ट नहीं करती। तो क्या अपने प्रांत के अंदर प्रचार विभाग ने को कैमरा, को स्टूडियो, को वीडियो रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का सेट, फाइल वर्क, क्या ऐसा रखा है? मुझे लगता है अभी तक इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो रिकॉर्ड कहाँ बनेगा। तो इस तरह से हम धीरे 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 इतना अच्छा कार्य करते हुए इसको ठीक सुव्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अब रीच है। माना हमने एक कंटेंट दिया, मातृभाषा का विषय आया था, कितना बताया था? 63,000। आलोक जी ने कहा 63,000 थे, हैं 43,000। आप विश्वास कीजिए अपने काम में, लोगों को तो बाहर के लोगों के पास जाना पड़ेगा। आपके प्रधानाचार्य ने केवल अपने आचार्य दीदियों को 2 मिनट के लिए एक जगह खड़ा करना है और क्लिक कराना है, सिर्फ एक बटन। तो मातृभाषा को प्रोजेक्ट करने के लिए हम 1 करोड़ व्यक्तियों को एक दिन तक पहुंचा सकते हैं। कितने हुए? 23,000। इसका मतलब है हमारा जो प्रचार विभाग है वो उतनी गहराई तक, नीचे तक अभी तक नहीं जा रहा है। या तो हमारे पास पूरी टोली नहीं है, नहीं तो अखिल भारतीय स्तर की एक सूचना पर 23,000 व्यू आए, करोड़ आ सकता था। टीचर है, अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसमें डाला होता, अभिभावकों को फोन करके उनसे लाइक कराया होता, कहाँ चले जाती रीच। इस तरह से अगर हम विचार करेंगे प्रांत अनुसार, जिला अनुसार, उसके परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। तो इस ढंग से सारे के सारे इन सारी बातों को लेकर इसलिए कार्यशाला को आत्म मंथन, आत्म अनुभव साझा करने का मंच और संगठन के सुदृढ़ीकरण करने के लिए अपने अपने प्रांतों में भी ऐसी बैठकों का आयोजन करेंगे तो उसके परिणाम आते बनेंगी और उस टोली के माध्यम से हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता दीर्घकालीन संगठनात्मक दृष्टि का विचार करते हुए प्रचार, अभिलेख, इतिहास और अनुभव, इनको सुरक्षित रखकर हम आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका चिंतन पल प्रतिपल करेंगे तो उसके परिणाम आएंगे। मुझे लगता इन सारी बातों पर आपने 2 दिन में विचार किया भी है, अपने स्थान पर भी करते हैं, लेकिन उसको कंसोलिडेट करके, उसको एकत्रित करके, संकलित करके हम शेयर करने लगेंगे। और ऐसा राम कुमार जी और आलोक जी ये सारा देखते हैं, केंद्र के कार्यालय के अंदर भी इसके रिकॉर्ड को रखने के लिए पूरे देश का एक सिस्टम विकसित कर रहे हैं। उस सिस्टम से भी आप जुड़ेंगे और सारे डेटास एक जगह एकत्रित होंगे तो हम निश्चित रूप से 5-7 बातों को अमृत महोत्सव की दृष्टि से और बदलते हुए परिवेश को ध्यान में रखते हुए, हमारी शिशु वाटिकाएं हैं, क्या दुनिया में कभी उसका जवाब है? नहीं है। लेकिन समाज के अंदर कितनी मान्यता है? कभी कभी आप एनालिसिस करेंगे, कितना अच्छा कार्य करते हुए भी लोगों तक विद्या भारती को समझाना पड़ता है, आज भी समझाना पड़ता है। एक अखिल भारतीय संस्था है, इतने वर्षों से 78 से हम पूरे देश में चले गए, लेकिन आज भी हमें ये बार बार बताना पड़ता है जब परिचय कराते हैं, ये पूरे देश के अंदर ऐसा है। ये बोलने की विद्या भारती नाम से सब कुछ आना चाहिए। ये प्रचार विभाग का काम है, ये अभिलेख का काम है। वो सारे डॉक्यूमेंट, हर स्टेट का इतिहास जो अब हमारे पास बन रहा है विकास यात्रा के माध्यम से, किस प्रांत में कब काम विद्या भारती आई, किस प्रांत में कब आई, किस नाम से आई, और फिर ब्रांडिंग करने के लिए मुझे लगता है कि जब ब्रांड बनाना हो तो ब्रांडिंग के लिए पर्टिकुलर कुछ समय के लिए कुछ पर्टिकुलर कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए।
और अगर एक सप्ताह उसी को करते रहे तो ब्रांडिंग शुरू हो जाती है, तो नाम आ जाता है फिर लगातार। तो इस दृष्टि से हम सारा विचार करें, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती की जो वर्तमान परिस्थिति है, आज हमारे पास एक बहुत बड़ा लंबा डाटा है, पूर्व छात्रों का है, अच्छे परिणामों का है, अच्छी संस्कारक्षम शिक्षा का है, मूल्यनिष्ठ परिवारों का विकास हो रहा है, अपने विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया बनता जा रहा है। लेकिन समाज को भी इसकी जानकारी मिले और ये जो भ्रम करने वाले प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देने के लिए हम सक्षम हो, इसलिए प्रचार विभाग और को कम से कम एक अच्छी लाइब्रेरी भी बनानी चाहिए जिसके अंदर उन पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए पुस्तकें उपलब्ध हों जिनको हम किसी अगले को पढ़ने के लिए दे सकें। उसके आधार पर फिर योजना बनाएं और इस तरह का सारा कार्य अगर हम करेंगे तो एक टीम के नाते तो मुझे लगता है अगले वर्ष जब आप इस बैठक में आएंगे तो निश्चित रूप से नई योजनाओं के साथ, नए उदाहरणों के साथ, नए प्रयोगों के साथ और नई उपलब्धियों के साथ आएं। ऐसा हम प्रांत की योजना बनाएं और हमारी योजना को विद्या भारती प्रांत का जो विद्या भारती है वो भी अडॉप्ट करे। हम अलग से अपना कागज़ बनाएंगे और प्रांत की योजना में वो नहीं आएगा तो हम पूरी तरह कार्य नहीं कर पाते। इसलिए जब प्रांत की योजना बैठती है तो इन दो विषयों की योजना भी बीच में शामिल हो। जब पंचांग प्रांत का बनता है तो उन दो विभागों की योजना भी बीच में संकलित हो। ऐसा अपने पदाधिकारियों से, अधिकारियों से वहाँ वार्ता करके सारा एक लंबी एक दिन की बैठक में अधिकारी भी बैठे, सारे लोग इकट्ठे बैठे, वर्ष भर की योजना तैयार करें और इस ढंग से हम आगे बढ़ें। मुझे लगता 2 दिन के अंदर आपने जो चर्चा की और जो आपने अभी सुझाव दिए, इन सुझावों को मिलाकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हमारे सम्मानीय संगठन मंत्री जी का पाथे हमको प्राप्त हो, उसके पूर्व व्यक्तिगत गीत के लिए अमित जी। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है, हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदियाँ सदा श्रृंगारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानो सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, शत्रु की क्या जब लगेगा इस वतन का शौर्य जगने। कुपित हो जब मातृभूमि निहारती, रण चंडिका हुंकारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती और हर पतित को
उद्धारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। अभिलेखागार और प्रचार विभाग के दो दिवसीय इस बैठक के अंतिम सत्र, समापन सत्र, और समापन सत्र में उपस्थित सभी विद्या भारती के अधिकारी वृंद और साथ में बैठे हुए हम ही दोनों ही विभाग के सभी प्रतिभागी, कार्यकर्ता, बंधु भगिनी वृंद, इस विद्यालय के सभी प्रबंध समिति के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र प्रांत के सभी कार्यकर्ता, सभी का एक अच्छा सहयोग के कारण बैठक अच्छी तरह से संपन्न हो रही है। इसलिए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। माननीय देशराज जी, जो विषय अनुभव हुआ उस विषय में सभी को कुछ संदेश देने के लिए प्रयास किया है, और हम भी बार बार बैठक में उस विषय को और कितना अच्छा कर सकते हैं, दोनों ही विषय को कितना अच्छा हम कर सकते हैं, हम भी प्रयास सभी कर रहे हैं। तो सभी दायित्व जब दिया जाता है विद्या भारती से, तो सभी हम नए होते हैं। किसी विषय का कोई संगठन के दृष्टि से प्रोफेशनली कोई एक्सपर्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सपर्ट है तो फिर संगठन के साथ उसका समन्वय करके काम करना, एक्सपर्ट नहीं है तो फिर हम संगठन के योजना के हिसाब से हम एक्सपर्ट्स बनना, ये हमारी परंपरा रही है। बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद बैठकर सरस्वती शिशु मंदिर योजना शुरू किया, ऐसा नहीं है। ऐसा एक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, विचार किया गया, तो फिर उन्होंने शिक्षाविदों के परामर्श से शिक्षाविदों के साथ बातचीत करते हुए इस प्रकार एक व्यवस्था खड़ी की है। हम भी जितना है सभी एक बार एक्सपर्ट्स बनकर आते हैं कि विद्यालय में इसी प्रकार एक्सपर्ट्स ही है सब, ऐसा नहीं है। हम काम करते करते फिर कुछ विषय का जानकार होते हैं। और अभी तो इतना विद्यालय में, संगठन में इतनी व्यवस्था अभी बन गई है कि हर एक व्यवस्था के लिए, हर एक काम के लिए कुछ भी आवश्यकता होती तो काल से ही हमारा अखिल भारतीय एक संरचना बन जाती है। आज सोचते हैं काल ही अखिल भारतीय संरचना बनती है।
कई इस प्रकार का है कि हम नीचे तक पहुंचते हैं, नीचे तक आसानी से पहुंचने के लिए विद्या भारती का जो तंत्र है ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगती है। थोड़ा सा प्रयास करने से नीचे तक कम से कम समय में ये पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार एक जीवंत संगठन विद्या भारती है और ऐसा ही हम सब जुड़े नहीं कि हमारा कुछ महत्वाकांक्षा को लेकर संगठन में हम काम नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारी इच्छा है, एक अंतः प्रेरणा है, ये अंतः प्रेरणा के साथ हम समझकर ये काम को कर रहे हैं और हम सभी देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम समर्पित हैं। यही हमारा पूंजी है, यही हमारी प्रेरणा का विषय है। तो ये विषय नहीं आने से संगठन में काम करना सहज नहीं होता है। जितना भी कष्ट आए, जितना भी विरोध आए, जितना भी झेलना पड़े, किसके लिए? हम देश का काम कर रहे हैं। परिश्रम हो रहा है, कष्ट हो रहा है, किस लिए? ना, देश के लिए कर रहे हैं। विद्या भारती का सामने और कुछ नहीं है ना। कोई विद्यालय सोचता है कि हम नहीं, विद्या भारती के कुछ और के लिए काम कर रहे हैं, कि कोई कार्यकर्ता ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं है। जो कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है, जो दायित्व के साथ जो कार्यकर्ता काम करते हैं, और शिक्षा व्यवस्था में जो हमारे जो व्यवस्था है वो भी नहीं उस प्रकार राष्ट्र के प्रति समर्पित के राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं उसको समझाना पड़ता है, तब वो कार्यकर्ता बनता है। नहीं तो फिर साधारण कार्यकर्ता है, समाज से आए हैं, कोई कुछ ही लोग हो सकता है संघ के योजना के हिसाब से हम आए होंगे, लेकिन बाकी हम बड़ा समाज है, जो समाज में सब प्रकार उपलब्ध है, उसमें से हम चयन करके हमारे विचार के आधार पर उनको हम फिर प्रेरित करते हैं। तब फिर इस काम में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हम करते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उस काम है, किसका उसमें प्रशंसा होना है, किसका सम्मान होना है, इस प्रकार विषय नहीं है। विषय है अंतिम, हम बोलते हैं भारत माता की जय। ये सब भारत माता के लिए है। इदम न मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। तो इस प्रकार ये इसको हम समझ कर काम कर रहे हैं। इसीलिए काम करते समय कई प्रकार समस्याएं भी आएगी, कई विरोध भी आएंगे, कई प्रकार अवरोध भी इस प्रकार आ सकता है। लेकिन हमको जो दायित्व दिया है, हम भी जो दायित्व के साथ है, उसमें करते रहना चाहिए। कोई इस प्रकार ये सामूहिक दृष्टि से ये आने वाला है, तो इस प्रकार समझ कर ही हम कार्यकर्ता के रूप में सब काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार भावना के साथ जब हम काम करते हैं
तो हम कई एक्सपर्ट्स से भी और एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। बाकी एक्सपर्ट से भी हम एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। इस प्रकार का हम तंत्र विकसित कर लेते हैं। हम अपना व्यवस्था के हिसाब से हम कोई कम नहीं है। तो ये इसी दृष्टि से ये कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान, ये कोई अपेक्षा हमारी नहीं है। लेकिन संगठन का प्रतिष्ठा, संगठन का सम्मान और हमारा व्यवस्था एक समाज सुधारक व्यवस्था, एक शिक्षा सुधारक व्यवस्था, एक राष्ट्र के लिए एक आवश्यक व्यवस्था, इस प्रकार हम सोचकर जब करते हैं तो फिर ये कार्य आसानी से हो जाती है। इसलिए सभी को अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व दिया गया है और ये कार्य को सभी को अच्छा से संभाल करने के लिए दिया गया है और हम संभालते भी हैं और आगे भी उसको संभाल करेंगे ही। पहले तो कुछ नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, बस किसी का झूले पे, किसी का टेबल पे, किसी का ऑफिस का टेबल पे, किसी का एक कमरे में ये सब चल रहा था। अभी एक हमारे विद्या भारती को एक प्रचारक दिया गया, तो उनको बातचीत करते समय वो विद्यालय जाकर कभी देखा नहीं, तो क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। ऐसा जब बैठ के बातचीत हो रही थी तो फिर जाना, विद्यालय में देखना, समझना और सहयोगी के रूप में आचार्य के साथ, समिति के साथ मिलकर कैसा सहयोगी बन सकते हैं उस हिसाब से, और कैसा सिखाने की व्यवस्था, किस प्रकार क्लास चलती है, क्या है, इसको जाकर समझो। पास में और एक पुराने प्रचारक साथ में थे, तो बोले कि देखो भाई, विद्यालय को ठीक से देखकर जाना और ठीक से वहाँ पर थोड़ा इस प्रकार का विषय है। इसमें इसलिए बोला कि हमारा काम अभी इतना विभाग और इतने विभाग के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। हम भी जो कर रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंटेशन हो की ओर जा रहा है, और बाकी जो कर रहे हैं हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। और ये कुल मिलाकर अपना कार्य का मूल्यांकन का जो विषय है, कार्य का परिणाम का जो विषय है, परिणाम का डॉक्यूमेंटेशन हम उसको करते हैं। इसलिए अभिलेखागार के दृष्टि से जिस प्रकार सोचा है, 2-3 सत्र में रहने के कारण मुझे भी अच्छी तरह से समझ में आई। ऐसा तो हम अलग अलग बैठ के चर्चा करते हैं बाकी, लेकिन प्रैक्टिकली जो विषय अभी चल रही है, विकास यात्रा के विषय, बाकी उसका कैसा उसको करना, जिस प्रकार किया है सभी लोगों ने, तो बहुत अच्छा ही अद्भुत किया है। कम समय में उसको समझकर, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, हम विधिवत रूप से माने प्रदीप जी को जो दायित्व दिया गया तो उस समय हम सोचे कि कैसा करना, क्या करना, संघ से थोड़ा परामर्श लेकर कुछ बिंदु बनाकर फिर सभी को भेजें हम जी, इस दृष्टि से हम करेंगे। तो लेकिन बहुत आगे बढ़ा
कॉफ़ी टेबल बुक उसी आधार पर सब लोगों ने मिलकर कॉफ़ी टेबल बुक को तैयार किया। और भी थोड़ा हमारे सभी का अनुभव बढ़ा कि क्या क्या लिया जा सकता है, कैसा लिया जा सकता है। वो कॉफ़ी टेबल बुक में जब कलेक्शन किया तो फिर बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ा, पूछना पड़ा, बातचीत करना पड़ा, तो फिर मालूम हुआ कि नहीं, ये एक ऐसा हो सकता है। बाकी हर एक बैठक में, हर एक विद्यालय में तो अभिलेख होता है, लेकिन उसमें वो तो होता है, लेकिन कितना लिखना, कितना अभिलेख में स्थानित करना, उसको हमको फिर उसमें छांट कर उसको करना पड़ेगा कि हम बता सकते हैं कि ये हमारे विषय जो कि उल्लेख करने योग्य इस प्रकार विषय उसमें है। तो उसी हिसाब से किसी विषय को हम लेते हैं तो फिर उसी हिसाब से हम बताते हैं। कई विषय लेने जाते हैं, कई बहुत जगह पर कुछ बोलना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है, तो फिर विद्या भारती के हिसाब से क्या बोलना है, तो विद्या भारती के हिसाब से प्रमुख बातें बताते हैं, ये है, ये बातें हैं, तो निकल कर कोई अखबार में आ जाते हैं, कोई टीवी मीडिया में मैंने ये आ जाती है, तो फिर दूसरों को ये प्रभाव होता ही है। तो इस प्रकार कुछ बातें, प्रमुख बातें सब हमारी कार्य की जो अनुभव, कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम, जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो समर्पित रूप से कर रहे हैं, उनका सही हम विषय को हम स्थानित करेंगे और उस विषय के माध्यम से उस सही विषय को, जैसा बता रहे थे कि उसको एक सत्यापित करने के दृष्टि से हम करेंगे, तो निश्चित रूप से सरस्वती शिशु मंदिर योजना उद्घाटन में बोला था, इस विचार और जो हमारे एक अधिष्ठान लेकर हम चल रहे हैं, ऐसा ही इसको चला रहे इस प्रकार नहीं है। इसके माध्यम से जो परिवर्तन लाने का कि कुछ एक उदाहरण बनाने जा रहे हैं, तो इस प्रकार उदाहरण मैंने 1952 हो कि कुरुक्षेत्र में विद्यालय 1946 से भी परम पूजन श्री गुरु जी के हाथ से वो भी एक विद्यालय शुरू हुआ है, वो भी विद्या भारती में ही है। तो इस प्रकार जो प्रयास है, ये तो केवल एक विद्यालय चलाने के दृष्टि से ऐसा नहीं है, विद्यालय चलाने के दृष्टि नहीं कि विचार को लेकर चल रहे हैं। भाई साहब बोले कि आंदोलन मतलब एक वैचारिक व्यवस्था को लेकर हम चल रहे हैं कि इस प्रकार होना, तो ये फिर आगे हम उसको जा सकते हैं। बाकी हम जब 12 साल के बाद विद्या भारती का चिंतन बैठक किया, चिंतन बैठक के लिए सभी को चिंतन करके और निष्कर्ष बिंदु भेजने के लिए बताया था। क्षेत्र के अनुसार बैठक हुई थी। केंद्र में भी उसी प्रकार प्रयास किया कि उसको फिर सभी का चिंतन बिंदु तो आ जाएगी, लेकिन हम विद्या भारती को आगे 10-12 साल आगे ले जाने के लिए हम क्या सोचना चाहिए। सभी का इस प्रकार सुझाव तो आ ही गया था, लेकिन एक सुझाव आया कि विद्या भारती जितना प्रकार देश में शैक्षिक संगठन चल रहा है, शिक्षा संगठन जितना भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो कि प्राइवेट में हो कि बाकी जितना प्रकार का चल रहा है, सभी को विद्या भारती टीम उसको देखना चाहिए। तो 1-2 ऐसा करके मैंने टीम बनी और बनने के बाद सभी प्रकार संगठन को हम देखने गए, जितना भी चल रहा है।
अलग अलग संस्थान का अलग अलग जगह पर प्रमुख रूप से जो राष्ट्रवादी इस प्रकार का राष्ट्रीय विचार लेकर चल रहे हैं, और ऐसा भी चल रहा है लेकिन वो प्रभावी उस समाज में प्रभावी रूप से खड़ा है। वहाँ भी जाकर देखा तो सभी स्थान पर आध्यात्मिक है, सामाजिक है कि कोई एक अपना संस्था करके इस प्रकार का कर रहे हैं। तो ये सभी जाकर देखा, लेकिन जैसा विद्या भारती का जिस प्रकार है उस प्रकार शुद्ध, एक बार शुद्ध सनातन जिसको बोलते हैं कि शुद्ध रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित सीधा नज़दीक केवल विद्या भारती का विद्यालय है। बाकी किसी गुरु के समर्पित है, गुरु के लिए समर्पित है, गुरु को पहले बच्चे गुरु आधारित है, कहीं है तो फिर जनरलाइज कुछ है, कहीं इस प्रकार है तो फिर कोई रीजनल कुछ है, तो फिर उस गांव के दृष्टि से इस प्रकार है, शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो एक फोकस रहना चाहिए, फोकस राष्ट्र के लिए समर्पित विद्या भारती विद्यालय ये है। सीधा राष्ट्रीयता का ही हम विचार करते हैं, कई इसके लिए उसके लिए कि इस प्रकार के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए हम विचार करते हैं। इसी दृष्टि से हम विचार करते हैं और अखंड भारत की दृष्टि से हम उस विचार को लेकर जाते हैं, सभी के पास पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार एक राष्ट्रीय वातावरण के अंदर आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक कहीं सीमित इस प्रकार का इसमें नहीं है। सीधा राष्ट्र के लिए हम भारत माता को ही हम सामने रखते हैं, सरस्वती माता को ही सामने रखते हैं, ओंकार को ही सामने रखते हैं। तो इस प्रकार जो है सीधा ये यानी देश के साथ एक नागरिकता के साथ ये जुड़ता है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था में ये है। बाकी से बहुत कुछ सीखा है, जहाँ जैसा चल रहा है, कहाँ मैंने मूल्य शिक्षा वैल्यूज एजुकेशन कहाँ चल रहा है, बाकी समाज सेवा को आधार बनाकर कहीं चल रहा है, उसको भी देखा है। इस प्रकार कई प्रकार का मैंने देखा, कई प्रकार प्रयोगें चल रही है कि नवाचार बहुत जगह पर चल रहा है। तो फिर अंत में कुछ उसका बिंदु बनाकर सभी को पास और 10-12 साल विद्या भारती का मैंने 2027 तक कम से कम उसका क्रियान्वयन हो, जिसके माध्यम से फिर और 10-12 साल विद्या भारती का ये काम आगे बढ़े। इस दृष्टि से उसका एक एक स्टेप विद्या भारती उसको अभी करने के लिए फुलफिल कर रही है, और ये भी उसी व्यवस्था में एक व्यवस्था है। तो इस प्रकार ये व्यवस्था के साथ, इस प्रकार सोच के साथ हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार जब बातें होती है तो फिर सभी प्रकार का काम की आवश्यक है, सभी प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई इस प्रकार सिचुएशन को हम उसको सामना कर सके, इस प्रकार का विचार आते हैं। तो उस प्रकार समय ये सारा प्रस्तुति रहता है। कुछ काम होता है तो कुछ का डॉक्यूमेंटेशन होना, अच्छा काम है उसका प्रचार प्रसार करना, और संगठन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार सोचकर हम करते हैं। इसलिए हम किसी इस प्रकार का कोई एक बार मैंने सीमित रूप से ये काम कर रहे हैं, इस प्रकार नहीं है। एक जीवंत राष्ट्र को खड़ा करना, अखंड भारतवर्ष को खड़ा कर मैंने अखंड भारतवर्ष का सोच लेकर हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार ये कि भविष्य नागरिक निर्माण काम में और राष्ट्र निर्माण काम में जो हम चल रहे, हर एक काम एक काम सभी महत्वपूर्ण है, और हम भी जो काम कर रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण काम के साथ हम इसे
विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सभी को ईश्वर सभी को इस प्रकार शक्ति प्रदान करे और इस काम को और प्रभावी रूप से हम करने में सक्षम हों। लेकिन हम जो कार्यकर्ता है, जो क्षेत्र स्तर से आते हैं, प्रांत स्तर से हम आते हैं, हम ये कार्य को हम कोऑर्डिनेशन के दृष्टि से स्वयं और बाकी साथियों को लेकर, बाकी इस प्रकार लोगों को जोड़कर आनंद के साथ, उनके साथ मिलकर, श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी को जोड़कर इस काम को हम पूरा करने के लिए हम विचार करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे जो लक्ष्य के साथ और विद्या भारती के विचार के साथ हम इस विषय को हम आगे ले जा सकते हैं। अभी कुछ मैंने जानकारियाँ है। राजेंद्र बघेल जी हम जानते हैं कि अभी बैठक में नहीं है। संघ की जो अभिलेखागार बैठक गए हैं, वहाँ कुछ बातचीत इस प्रकार चल रही है अभिलेखागार के संबंध में। अभिलेखागार के और बाकी के लिए भी कुछ बिंदु भेजने के लिए मैं बताया था, कुछ बिंदु भेजे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो एक बिंदु है क्रोनोलॉजी पर अधिक बल दिया गया। कल हम चर्चा कर रहे थे अभिलेखागार के संबंध में, क्रोनोलॉजी रहे, शुरू से लेकर अंत तक इसका संबंध बने रहे लिखने के समय। इसको ज़्यादा ही मैंने जोर दिया है, ज़्यादा ही बल दिया गया है। क्रोनोलॉजी को हम मेंटेन करेंगे और समय समय पर जो साक्षात्कार, ये साक्षात्कार का को भी उसको नोट करना, महत्वपूर्ण प्रकाशित साहित्य इसको उस दायरे में लाना, पारित प्रस्ताव, इस प्रस्तावों को कि कुछ निर्णय जो होती है उस दृष्टि से काम के निर्णय, महत्वपूर्ण तिथियों का संकलन करना, कौन सा महत्वपूर्ण हम समझते हैं उसी हिसाब से संकलन करना, वर्गीकृत फोटोग्राफ्स, तो ये प्रचार विभाग भी ध्यान देना चाहिए, अभिलेखागार भी ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण डायरीज का संकलन, कुछ इस प्रकार का महत्वपूर्ण कुछ डायरीज हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का, अनुभवी कार्यकर्ताओं का कुछ है तो उसको भी करना। विभिन्न उल्लेखनीय अवार्ड्स और सम्मान जो विद्या भारती को मिली है, जैसा लज्जाराम तोमर जी को कुछ विदेश में भी सम्मान मिला था, यहाँ भी मैंने अपना देश में भी सम्मान मिला है। इस प्रकार का अलग अलग प्रांत में भी बहुत सारा प्रांत इस प्रकार इस कार्य को, उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित हुए हैं। मध्य प्रदेश तो मालूम है, मध्य प्रदेश के शायद सभी अलग अलग प्रांत के हिसाब से हर समय अच्छे शैक्षिक संस्थान के लिए सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार का कई सरकारी के दृष्टि से कुछ होते हैं तो फिर उसको करना। और कालखंड के अनुसार साहित्य संकलन और प्रकाशन करना। आगे की जो हम बोल रहे हैं कि विद्या भारती एक साथ सब कैसा उसको कर सकते हैं, दो प्रकार, एक है संक्षिप्त रूप से कालखंड के हिसाब से, दूसरा विस्तृत रूप से अलग अलग कालखंड के हिसाब से, खंड 1, खंड 2, खंड 3, इस प्रकार हम उसको प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसे एक ही में ही सभी समाहित हो जाएगी, इस प्रकार विषय नहीं है। और इसी दृष्टि से
हम कैसा उसको आगे जा सकते हैं। और बाकी सभी लोगों का अनुभव, बाहर से आए हमारे कुछ अतिथियों का भी कुछ मार्गदर्शन हमको मिला है। सभी प्रकार पाथेयों को लेकर हम सब जाएंगे, मिलकर फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार ज्ञापन के लिए आदरणीय गोस्वामी जी। अभी अपने मार्गदर्शन के प्रारंभ में मान्यवर गोविंद जी ने सफल बैठक के लिए बधाई दी है। इसके बाद और कुछ कहने के लिए शायद शेष नहीं रहता, लेकिन मंच संयोजक जी की आज्ञा है अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री मान्यवर डोमेश्वर साहू जी और प्रांत संगठन मंत्री श्रीयुत प्रदीप जी के नेतृत्व में इस विद्यालय के व्यवस्थापक श्री राम वरुण जी, कोषाध्यक्ष श्री मनु शर्मा जी, प्रधानाचार्य श्री सोम जी और उनकी पूरी टोली ने जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ बनाई हैं, वो व्यवस्थाएं वास्तव में सराहनीय हैं। मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, ब्रजवासी हूँ। सामने हमारे प्रदीप भारद्वाज जी भी बैठे हैं, ब्रजवासी हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, भोजन अच्छा तो भजन अच्छा। भोजन ठीक होगा तो भजन भी ठीक होगा, मन लगेगा नहीं तो मन नहीं लगेगा। तो भोजन की यात्रा तो खीर पूड़ी से हलवा पूड़ी से शुरू करके और खीर से होते हुए गुलाब जामुन तक पहुँचे है। स्वादिष्ट व्यंजन मिले सबको, अच्छा भोजन मिला, भोजन से शरीर की पुष्टि होती है। अच्छी सुंदर निवास इत्यादि की व्यवस्थाएं रहीं तो शरीर पुष्ट हुआ और वैचारिक जो यहाँ आदान प्रदान हुआ उसके कारण जो हमारा मन और बुद्धि, उसको जो खाद्य मिला, बुद्धि का खाद्य विचार है, तो वो विचार जो हमें यहाँ मिला 2 दिन, उससे हमारी मन बुद्धि को संतोष मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं कहीं, आशा लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा वहाँ सामग्री नहीं मिलती तो मन को संतोष, बुद्धि को संतोष नहीं होता। या हम पूरी तरह से संतोष होकर जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए इन सभी बंधु और विद्यालय के जितने भी हमारे और इनकी टोली के कर्मचारी इत्यादि हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। अभी सत्र ख़त्म हुआ तो मान्यवर गोविंद जी के साथ में आ रहा था तो रास्ते में एक कक्ष पड़ा, जो उपचार कक्ष था, पलंग पड़े हुए थे, उसमें लोग बैठे थे। तो मैंने कहा कि भाई साहब सब लोग स्वस्थ रहे, कोई बीमार नहीं हुआ। बोले ये लोग तो बैठे हैं पलंग पर। तो मुझे ध्यान आ गया, एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई के पिताजी आते हैं तो नकली मरीज बन करके बैठ जाते हैं। हमारे स्थानीय भाई बहनों को लगा होगा कोई मरीज नहीं है तो हम इस पर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। तो सब लोग स्वस्थ रहे, स्वस्थ जा रहे हैं और जाकर के सब अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर व्हाट्सएप पर डालेंगे कि हम सानंद पहुँचे, तो आनंद होगा। इतनी अच्छी जो व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए एक बात मेरे मन में आ रही है कि श्रीयुत उमेश वर्मा जी से मैं निवेदन करूं कि इसे अपने अभिलेख में दर्ज करें और श्री राम भाव सार जी से कहूँ इसका प्रचार करें, जिससे अगली बैठक जहाँ हो वहाँ ऐसी ही सुंदर व्यवस्थाएं मिलें, खाने पीने की भी, और ऐसा वातावरण भी जिसमें ये विचार, इस विचार यात्रा को हम आगे ले जा सकें। निस्संदेह हमारे मान्यवर संगठन मंत्री जी गोविंद महंत जी, कभी किसी ने मुझे पूछा था कि गोविंद जी से मैं मिला नहीं हूँ, मैं जाऊँ तो 4 लोग खड़े होंगे। मैंने कहा जो मुस्कुरा रहे हों बिल्कुल
बढ़िया मोहिनी मुस्कुराहट हो, समझ जाइए वही गोविंद जी हैं। ऐसे हमारे गोविंद जी का इस पूरे 2 दिन के सत्रों में यहाँ रहना हुआ, मान्यवर महामंत्री जी उनका मार्गदर्शन मिला, सुधाकर रेड्डी जी, श्री राम भाव सार जी, इन दोनों ने जिस प्रकार की वैचारिकी तैयार की प्रचार विभाग के लिए, जो जो बिंदु दिए वो निश्चित रूप से हमारे लंबे समय तक काम आने वाले हैं। और इसी प्रकार हमारे संयोजक राजेंद्र बघेल जी और श्रीयुत डॉक्टर उमेश वर्मा जी ने अभिलेखागार के लिए जितना प्रयास परिश्रम किया वो स्तुत्य है। और इन सब ने मिलाकर इस पूरे के पूरे हम बैठक कहते हैं या कार्यशाला कहें, इसको स्मरणीय बना दिया है। व्यवस्थाओं ने भी, यहाँ हुए विचार ने भी, यहाँ बैठे सभी लोगों के परिश्रम ने भी, और हमारे जो केंद्रीय अधिकारी हैं उनके आशीर्वाद, उनके नेतृत्व, उनके उस विचार, उनके आगे बढ़ने में हम सब उनके सबके धन्यवाद के पात्र हैं। और आप जिन्होंने सब ने मिलकर बैठकर इस विचार यात्रा को आगे ले जाने का सफल प्रयास किया, और ये यात्रा निरंतर आगे चलती रहेगी। यात्रा के बारे में कहते हैं, इसका एक अर्थ अगर करें तो यात्रा सते इति यात्रा, जो डराए वो यात्रा। वैसे यात्रा करते हैं तो रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक से भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक से सोना होगा कि नहीं होगा ट्रेन में, ये डर लगा रहता था पहले। और बैठकों में जाएं तो ठीक व्यवस्था होगी कि नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो यात्रा सते इति यात्रा, इस व्याख्या को बिल्कुल अब मुझे लगता है समाप्त कर देना चाहिए। बैठक में इतना सुंदर जो आयोजन हुआ उसने इस अर्थ को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये यात्रा निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहेगी, निरंतर चलती रहे, ऐसी कामना के साथ सभी को प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत कर कर वाले। अबला किन माय तु बले, बाहुबल धरणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदय तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बहुते तुमि मा शक्ति, हृदय तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा
दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमला अतुला सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय।